Hello class, I welcome you all in the part 2 of chapter 6, that's the animal classification. So let's begin with the very informative and very interesting chapter animal classification from your syllabus. So let's see what we are going to learn today. We have learned that traditional method of classification has first phylum Protozoa, which is unicellular, and the examples for this is amoeba, euglena and paramecium. ओके सो ये जो हमने ट्रेडिशनल ये जो मेथड था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, उसमें हमने देखा था कि पहला फाइलम प्रोटोजोआ था जो कि पूरे उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एग्जाम्पल्स है उसके अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम. 1967, Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. The five kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Kingdom Animalia. अभी क्राइटेरियाज देखने जा रहे हैं कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे अभी क्लासिफिकेशन किया है. ये टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता है, ओके, बट इसको आपको पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना जो बेसिक क्राइटेरिया है या बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे में जो हम पढ़ने वाले जो फाइलम्स है या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही टॉपिक में क्राइटेरियाज में ही क्लियर किया हुआ है. जब भी मीन्स एक्चुअली अभी उन्होंने ये सिलेबस रिडक्शन में इस पार्ट को पूरी तरह से उन्होंने निकाल दिया गया है, बट वो बहुत ही गलत किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आगे में जो हम जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी फाइलम्स है, वो सारे के सारे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट यही पे क्लियर होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर मीनिंग. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं, अगर उसका मीनिंग हमको पता नहीं है तो हमको फाइलम समझने में बहुत दिक्कत जाएगी. सो दिस लेसन the criteria of the classification, it's very important to understand. So the further lesson, that is the 70% of the chapter समझने के लिए आपको ये पार्ट समझना बहुत ही जरूरी है. We are going to see that this system of animal classification was in practice till now. अभी तक ये जो सिस्टम है पुराना वाला या ट्रेडिशनल सिस्टम वी कैन से, वो अभी तक प्रैक्टिस में था. But however nowadays new system of classification is followed. But अभी जो सिस्टम हम देख रहे हैं, that is one of the new classification system, या उसको हम modern classification of animal system हम बोल सकते हैं. We will study this new system of classification in brief. तो हम ये जो नया वाला जो एनिमल सिस्टम है क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे. At present, according to the five kingdom classification system of Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. अभी ये जो रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया है कि जो हमने पहले देखा था कि प्रोटोजोआ जो है, जो हमने प्रीवियस ईयर में हमने जो क्लास में देखा था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उसमें हमने प्रोटोजोआ का भी बारे में हमने पढ़ा था. तो उन्होंने क्या किया कि जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे निकाल के उन्होंने कहाँ पे डाल दिए, वो किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने डाल दिए. और उस वजह से ये जो एनिमल किंगडम है ये टोटली उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया. और ही सेपरेटेड ऑल यूनिसेल्युलर बाय पुटिंग और एडिंग देम इन द किंगडम प्रोटिस्टा. सो फाइलम प्रोटोजोआ टोटली क्या हो गया, अलग हो गया. नाउ ओनली मल्टीसेल्युलर एनिमल विल बी इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया. जितने मल्टीसेल्युलर एनिमल्स है
वो सारे के सारे अभी कहाँ पे रहेंगे? किंगडम एनिमलिया में। एंड सो फाइलम पोरीफेरा से किंगडम एनिमलिया ये स्टार्ट होता है। जो फाइलम पोरीफेरा है वहां से अभी किंगडम एनिमलिया स्टार्ट होगा। प्रोटोजोआ अभी हट गया है, प्रोटोजोआ अभी एनिमल किंगडम में नहीं है। ओके, सो देयर विल बी नो प्रोटोजोआ because it contains all the unicellular organism या unicellular, yes, unicellular organism. so फिर क्या हुआ कि उसमें ये जो नया मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम, उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमल का अलग अलग ग्रुप में डाला गया. So we will see what is the criteria. So criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layers and segmentations. These are the criteria which we are going to study in this chapter now. To see the criteria for the classification. So the first criteria for the animal class. So grades of organization में क्या है कि जब सेल बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है. When many tissues come together, they form organ. When many organs come together, they form organ system. और जब बहुत सारे organ systems एक साथ आते हैं तो they form organism. So this is the way the organism is formed. So let's see one of the video through which you can understand more easily. Molecules make organelles which go together into cells. Groups of cells are called tissues which make the organs inside you. And organs work inside systems to make living organisms. This is the way we're organized from simple to complex inside. So body organization में का second point है cell tissue grade. So let's see what is cell tissue grade. Cell comes together to form tissue. जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं और वो एक समान सेल्स होने के वजह से, एक समान टिश्यू होने की वजह से उसका जो फंक्शन भी होता है वो भी कैसे रहता है? सेम होता है. सो एंड हियर इट इज ओनली टिश्यूज आर प्रेजेंट. इसमें टिश्यूज प्रेजेंट है तो उस वजह से इसमें ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है. उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेलीफिश. ये जेलीफिश जो होता है इसमें के जो उसके नर्व टाइप के, न्यूरॉन टाइप के जो सेल्स होंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो भी सेल्स लगते होंगे वो इसमें उस प्रकार के टिश्यूज इसमें होते हैं और उस वजह से वो पूरा फंक्शन वो एक ही टाइप का टिश्यू उसमें क्या करता है? परफॉर्म करता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और सेकेंड उसका नाम है निडेरिया. यहाँ पे आपको सी दिख रहा है बट सी इज साइलेंट. सो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया. सो दे हैव सेल टिश्यू ग्रेड. ये आपको और दूसरे कोई भी फाइलम में नहीं मिलेगा. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. विल जस्ट हैव अ स्मॉल क्लिक ऑन जेलीफिश. Hope you have understood how the organism is formed or what is the grades of organization. So first part of the grades of organization is cellular grade organization. The organisms are made up of only many cells. The organism is made up of only cells or only many cells. इसमें और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है.
ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, सभी सेल कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, और एक समान होने की वजह से ही उनका फंक्शन भी एक ही समान होता है. सो ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप एंड सो सेम टाइप ऑफ फंक्शन. टिश्यूज आर एब्सेंट एंड इन दिस सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं. उसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक स्पॉन्जेस, जो हम नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हैं, दैट सेम टाइप ऑफ स्पॉन्ज मीन्स द फाइलम पोरीफेरा. The third type of body organization, that is the tissue organ grade. Tissues will come together to form specific organ and organ will have specific function. तो इसमें ये थर्ड इसमें क्या होता है कि यहाँ पे काफी सारे टिश्यूज एक साथ आने की वजह से यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और जो भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन के हिसाब से उसके फंक्शन भी रहेगा. सो एक आधा पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन उसके जो फंक्शन होगा उस ऑर्गन का, लाइक अगर लेते हैं जैसे हार्ट है तो हार्ट में क्या फंक्शन होगा, इट इज द हार्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट. तो यहाँ पे ये इसमें भी जिस प्रकार का टिश्यू होगा या ऑर्गन है उस प्रकार के उसका फंक्शन भी होगा. तो इसमें फ्लैट वर्म्स, वन ऑर्गन परफॉर्मिंग ओनली वन फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्लैट वर्म्स होते हैं जो कि जिसको प्लेटीहेलमिंथिस फाइलम में आते हैं, और प्लानेरिया, रीजनरेशन, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हेल्प्स फॉर द डाइजेशन. तो आपने प्लानेरिया देखा होगा जो कि हमको मोस्टली रेनी सीजन में देखने मिलता है, ऐसे काले कलर के ऐसे चिपका चिपका सा रहता है. और अगर उसको हम बीच में काट डाले तो वो दोनों पार्ट अलग अलग मूव होते हैं. तो और हम उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि दोनों पार्ट अलग होने के बावजूद भी वो दोनों फिर से रीजनरेट होते हैं, फिर से ग्रो होते हैं इंडिपेंडेंटली. तो उसको बोला जाता है, वो एग्जाम्पल है प्लानेरिया, पर उसका जो फंक्शन है या जो फीचर है दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. फिर उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है. अगर ये पिक्चर में आप देखें, यहाँ पे ये जो बीच का पिक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक छेद दिख रहा है, एक होल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैविटी. हेल्प्स फॉर द डाइजेशन, और ये क्या करता है, वो डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो हेल्प करता है. सो दिस इज द टिश्यूज ऑर्गन ग्रेड. Then comes fourth, the last point of the body organization, that is the organ system grade. Many organs will come together to form organ system and will perform various functions. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे काफी सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो एक साथ आके अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे कैरी ऑन करेगा. Beside the four types of body organization mentioned above, remaining all animals show organ system grade organization, in which different organs are joined together to form organ system that perform specific function. For example, crab, frog, human, etc. Okay, so यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स है. वो ऑर्गन जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग सिस्टम्स तैयार होती है, तो ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है. और जब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा तो व्हाट विल हैपन, जैसे ब्रेन का काम होता है बॉडी को कंट्रोल करना या फंक्शन, उसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. देन लीवर का फंक्शन एक अलग होता है, लंग्स का कुछ फंक्शन अलग होता है, तो किडनी का अलग होता है. तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सेम वे हियर ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम हैज वेरियस डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. और आगे हमने इसके पहले जो भी तीन जो क्राइटेरियाज देखे वो सारे उसके बाद में के जितने फाइलम है
वो सारे फाइलम अभी ये ऑर्गन सिस्टम में आएंगे। जैसे एस्केलमेंथिस है, एनिलिडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, कॉर्डेटा है, these all phylums will come in this organ system. Okay, so this is what the organ system grade. यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया खत्म होता है. Hope you have understood. So here is the second criteria, that is the body symmetry. You need to do one activity. Take the pictures of human body and amoeba and try to take an imaginary section through specific plane of their bodies so as to get two equal halves. What did you observe? Okay, so आपको एक बॉडी का पिक्चर लेना है, ह्यूमन बॉडी, और एक अमीबा का लेना है, और उसको आपको इक्वल हाफ्स में उसको इमेजिनरी सेक्शन से उसको अलग करना है, या उसको उसमें आपको दो सेम टाइप के तो इक्वल पार्ट्स होंगे ऐसे टाइप का उसको एक इमेजिनरी सेक्शन लेना है. ओके, सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन. अगर हम ह्यूमन को वर्टिकली, अगर उसको वर्टिकली ऐसे सीधे अगर एक साथ में हम उसको डिवाइड करना चाहे तो क्या होगा, टू इक्वल हाफ्स, बिल्कुल एक परफेक्ट टू इक्वल हाफ्स ऐसे हमको मिलेंगे. बट इफ यू ट्राई ऑन अमीबा, ओके, ये अमीबा का ये है, अगर आप अमीबा में उसको इक्वल हाफ्स करना चाहे तो क्या होगा देखते हैं. अगर हम ऐसा वर्टिकल करेंगे तो इक्वल हो दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है. अगर हम इसको ऐसे टाइप से करेंगे हॉरिजॉन्टली, कैन इट बी इक्वल, दो इक्वल हाफ दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहा है. अगर इन दिस वे इफ वी डू, नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो अमीबा है इसका शेप बहुत आड़ा टेढ़ा वाकड़ा तिकड़ा कैसा भी होता है, और उस वजह से इसमें इरेगुलर शेप होने की वजह से कोई भी परफेक्ट उसमें टू इक्वल हाफ्स नहीं होते हैं. बट वी कैन फाइंड टू इक्वल हाफ्स इन द ह्यूमन बॉडी. आप फिश लो या आप कॉकरोच लो, अगर आप उसको ऊपर से अगर काटोगे या ऊपर से आप उसको इमेजिनरी एक्सिस से उसको टू इक्वल हाफ्स में सेपरेट करना चाहो तो वो हो सकता है. So body symmetry, if we cut a body from the center or from the middle and we get equal body parts or exact equal distribution or mirror image. So body symmetry जो है वो तीन प्रकार का है. एक है asymmetry और उसको asymmetrical body भी बोला जाता है. Second is bilateral and third is radial symmetry. So asymmetrical बॉडी का एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा, पैरामेशियन, यूग्लिना, आप किसी को भी आप टू इक्वल हाफ्स में करना चाहो सो यू विल नॉट गेट टू इक्वल एग्जैक्ट हाफ, और उसका मिरर इमेज नहीं दिखेगा या आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसका शेप ही इरेगुलर है. That is the irregular shape and it is not means that's why it is called a symmetrical body. Second is bilateral symmetry. It is the जैसे टू इक्वल हाफ्स अगर है या मिरर इमेज है तो उसको bilateral symmetry बोला जाता है. Like example human being. Radial symmetry starfish है. So we'll see one by one. The first part is the asymmetrical body. In case of such body, there is no any such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves. Body cannot be divided into equal parts along with any axis of the body. अभी ये asymmetrical body में हमको कहीं से भी अगर imaginary axis से हम उसको equal halves में अगर करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं. ओके, बिकॉज द बॉडी इज वेरी इरेग्युलर. उसका जो शेप है वो आड़ा टेढ़ा वकड़ा तिकड़ा ऐसा बॉडी शेप होता है, और उस वजह से हम उसको कोई भी एंगल से कहीं से भी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या डायगोनली कहीं से भी अगर हम उसको इक्वल हाफ्स में करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं. ओके, सो द थिंग इज दैट द बॉडी
cannot be divided into equal halves. For example, amoeba, paramecium, sponges. अगर आप यहाँ पे नीचे में जो एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आप इसको आप इमेजिनरी एक्सिस से उसको इक्वल हाफ्स में करना चाहो, आप अपने नोटबुक में ये ड्रॉ करोगे और उसको आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू मेक इट हाफ. एंड अगर वो नहीं होता है तो ऐसे प्रकार के जो बॉडी ऑर्गन्स है या ऑर्गेनिज्म है ये कैसे है, असिमेट्रिकल बॉडी. ओके, तो जिसमें यहाँ इसका शेप कैसा रहता है, इरेग्युलर होता है. एंड सो वी कैन नॉट डू एनी परफेक्ट डिवीजन और एनी परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल हाफ्स. So that is called asymmetry. Hope you have understood. So next type of the symmetry is radial symmetry. Body can be divided into equal parts across any plane through medial axis. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बीच में से अगर उसको एक्सिस ले और उसको इक्वल हाफ्स में हम अगर करना चाहे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या डायगोनली तो हम उसको कर सकते हैं. लेट्स सी. सो in case of this animal there are 5 different planes passing through central axis of the body through which we can get 2 equal halves. So example is cake. ये अगर केक को हम बिल्कुल बीच में से इक्वल पार्ट करना चाहे तो 2 इक्वल हाफ्स में होता है, राइट. अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली अगर ले तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इफ वी टेक इट डायगोनली इट विल, राइट. सो ये हो गया हमारा रेडियल सिमेट्री. Another example of the radial symmetry is starfish. अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो starfish को कोई भी एंगल से अगर आप उसको इक्वल हाफ्स में करना चाहे तो you can do. So this is what radial symmetry. Hope you have understood. Science. Let's take a close look at one example, symmetry in biology. You might have noticed that there's a very familiar kind of symmetry we haven't mentioned yet, the symmetry of the left and right sides of the human body. The transformation that gives this symmetry is reflection by an imaginary mirror that slices vertically through the body. Biologists call this bilateral symmetry. As with all symmetries found in living things, it's only approximate, but still a striking feature of the human body. We humans aren't the only bilaterally symmetric organisms. Many other animals, foxes, sharks, beetles, that butterfly we mentioned earlier, have this kind of symmetry, as do some plants like orchid flowers. Other organisms have different symmetries, ones that only become apparent when you rotate the organism around its center point. It's a lot like the rotational symmetry of the triangle we watched earlier, but when it occurs in animals, this kind of symmetry is known as radial symmetry. For instance, some sea urchins and starfish have pentaradial or five-fold symmetry. That is, symmetry with respect to rotations of 72 degrees around their center. This symmetry also appears in plants, as you can see for yourself by slicing through an apple horizontally. Some jellyfish are symmetric with respect to rotations of 90 degrees, while sea anemones are symmetric when you rotate them at any angle. Some corals, on the other hand, have no symmetry at all. They are completely asymmetric. But why do organisms exhibit these different symmetries? Does body symmetry tell us anything about an animal's lifestyle? Let's look at one particular group, bilaterally symmetric animals. In this camp, we have foxes, beetles, sharks, butterflies, and of course, humans. The thing that unites bilaterally symmetric animals is that their bodies are designed around movement. If you want to pick one direction and move that way, it helps to have a front. Next is bilateral symmetry. There is only one such plane through which, taking an imaginary section, if we cut from the center, so we can make 2 equal halves. In this type of body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get 2 equal halves. अगर हम यहाँ पे ये पिक्चर्स देखेंगे तो हम अगर उसको बीच में से अगर उसमें इमेजिनरी एक्सिस से उसको 2 इक्वल हाफ में करना चाहे तो हम कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ह्यूमन बीइंग,
इन फर्स्ट पिक्चर इफ यू सी ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम वर्टिकली अगर हम उसको बीचों बीच बिल्कुल उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइटेरिया इज द germ layer or the germinal layer. A germ layer is a group of cells that contribute to the formation of tissues and organs. So यहाँ पे जो थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जर्म लेयर, या उसे ही जर्मिनल लेयर भी कहा जाता है। तो ये जो जर्म लेयर है वो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को उससे टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। सो ये स्टेज में आने के बाद में टिश्यू और ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, वी विल सी। Ovum is a female reproductive part. Then when it combines with sperm, which is the male reproductive part, and it forms zygote. So ये जो ओवम या स्पर्म जो है ये सिंगल यूनिसेल्युलर है या सिंगल सेल से बने हैं। बट जब ये जाइगोट फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये सेल डिवाइड होते जाता है और फिर वहाँ पे एक एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो मीन्स बिगिनिंग ऑफ द एनी लाइफ। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टीसेल्युलर है, वो एम्ब्रियो से ही उसका लाइफ डेवलप होना चालू हो जाता है। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली एम्ब्रियो? इट इज अ बॉल ऑफ सेल्स। इट इज अ बॉल ऑफ सेल। अगर हम ये बॉल को या ये एम्ब्रियो को हम काटेंगे तो वी कैन फाइंड देयर 3 टाइप्स ऑफ लेयर। उसमें हमको 3 लेयर मिलती है। जो आउटर लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोला जाता है, जो मिडिल लेयर होता है उसको मेसोडर्म बोला जाता है, और जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्म बोला जाता है। सो एक्टो को क्या बोला जाता है? अपर लेयर, जो बाहर की लेयर होती है वो। सेकेंड लेयर कौन सी है? बीच वाली, दैट इज द मिडिल लेयर, दैट इज द मेसोडर्म। एंड द थर्ड वन, द फाइनल लेयर इज द इनर लेयर, दैट इज द एंडोडर्म। सो जो एक्टोडर्म है इससे मोस्टली नर्वस सिस्टम हम देखने को मिलता है कि जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से कौन सी सिस्टम तैयार होती है? नर्वस सिस्टम तैयार होती है। मेसोडर्म से कौन सी सिस्टम तैयार होती है? हार्ट, मसल्स, बोन्स, ब्लड एक्सेट्रा। एंड जो एंडोडर्म है उससे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होती है। बट फ्यू ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली 2 germ layers. So that is the diploblastic, example is Coelenterata, and the Cnidaria. Whereas triploblastic, example is Platyhelminthes, onwards जितने भी फाइलम है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पर डिप्लोब्लास्टिक कौन से है? Coelenterata या Cnidaria। और जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा डोंट हैव एनी लेयर। ओके, पोरीफेरा में कोई भी लेयर नहीं होता है। अभी ये डिप्लोब्लास्टिक यानी क्या? डिप्लो मीन्स 2 and blastic means layers. Okay, so it is made up of 2 layers, and triploblastic, triplo again 3, and blastic layer. So these are made up of diploblastic and triploblastic, and the porifera don't have any layer. If you see in this picture, you will find the 3 टाइप्स ऑफ लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में हमको 2 लेयर देखने मिलती है, एक मीजो है और एक एक्टो है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें हमको 3 लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेयर्स इन द germ layer. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बॉडी कैविटी। इसी को ही सिलोम भी कहा जाता है। अब ये बॉडी कैविटी क्या है एग्जैक्टली? बॉडी कैविटी लोकेटेड बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सिलोम। सो बॉडी कैविटी कहाँ लोकेट होती है? द कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन। अगर हम यहाँ पे देखते
So during embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or gut. Okay, so gut means elementary canal को ही gut भी बोला जाता है. Such type of body cavity is present in animal of phylum Annelida. तो earthworm. तो अगर ये पिक्चर में अगर हम देखते हैं, सो ये जो आउटर लेयर हमको दिख रहा है दैट इज वी कैन कॉल बॉडी वॉल, और ये जो बीच में जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज द इंटरनल मीन्स उसका एलिमेंट्री कैनल. ओके, बट ये एलिमेंट्री कैनल का जो वॉल है और जो बॉडी वॉल के बीच में कुछ जगह है और वहां पे भी कुछ खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा. तो ये जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी या सीलोम. अभी ये बॉडी कैविटी जो है या ये जो जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे बाकी के ऑर्गन्स यहाँ पे उनको जगह मिल जाता है. एंड सो लाइकवाइज दे सपोर्ट द अदर ऑर्गन्स फॉर द मीन्स अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो ये बॉडी कैविटी क्या है और सीलोम क्या है, ये आपके ध्यान में आ गया होगा. Annelida and all phylums coming after Annelida, such animals are called as eucoelomate. तो eucoelomate means जहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी है जो हमको दिखती है, और जो बॉडी कैविटी हमको दिखती नहीं है या नहीं होती है उसको बोला जाता है acoelomate. Okay, so this is the difference between the coelomate and the acoelomate. Now here in this picture if you see, that is the human digestive system. अभी ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक पाइप लाइक एलिमेंट्री कैनल है. ओके, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्यूब या उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल. अभी ये एलिमेंट्री कैनल और ये बॉडी जो बॉडी का जो बाहर का लेयर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह होता है और उस खाली जगह में दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सीलोम या कैविटी. Second example, if you see in this picture, this is the elementary canal of the earthworm. तो एक एंड से उसका माउथ चालू होता है, दूसरे एंड में उसका एनस होता है. बीच में जो पाइप लाइन होती है या जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज इट्स एलिमेंट्री कैनल. उसका वो एलिमेंट्री कैनल या फूड पाइपलाइन हम बोलेंगे. ओके, तो वो जो एलिमेंट्री कैनल के बाहर की जो लेयर और ये जो बॉडी वॉल के अंदर की जो जगह है उसमें कहीं खाली जगह होती है, दैट इज कॉल्ड सीलोम या बॉडी कैविटी. होप यू हैव अंडरस्टूड हियर व्हाट इज बॉडी कैविटी या सीलोम. देन द लास्ट क्राइटेरिया or the last point of the body organization is body segmentation. If the body of animal is divided into small similar unit, then such body is called as segmented body and each small unit is called as segment. अभी ये पिक्चर में अगर आप देख रहे होंगे सो आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही है. यू कैन सी द पैरेलल लाइंस. ओके, सो ये जो स्मॉल यूनिट्स है या ये जो लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स. ओके, सो ये हमको कौन से फाइलम में देखने मिलता है, दैट वी कैन सी इन द फाइलम एनिलीडा, या फिर हमको यहाँ पे ये अर्थवॉर्म में भी हमको देखने मिल रहा है. हियर यू कैन सी इन द कॉकरोच. So this body segmentation we can see this is divided into small units या छोटे छोटे यूनिट या छोटे छोटे लाइंस में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो क्या है, वो लाइंस बनी होती है एंड दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट्स. If you have any question, any doubt related to this topic, please comment in my comment box. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.